आई होप कि तुम ये चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत डिटेल में पढ़ चुके होगे पहले ही। और हाँ, तुम सिर्फ रिवीजन के लिए आए हो, क्योंकि मैं यहाँ डिटेल्ड वे में तो वैसे ही नहीं पढ़ाने वाला हूँ, सिर्फ रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन के पर्सपेक्टिव से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये है पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने पार्ट वन में मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ट्रांसक्रिप्शन से पहले जितने भी टॉपिक्स हैं सारे करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, इस इंग्लिश में हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसके 4 चैप्टर्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 2 होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत सही से पढ़िएगा, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आता ट्रांसक्रिप्शन वगैरह, है ना। यहाँ भी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल नियंत्रित करता है, परंतु अब क्या होगा? एडिनोसाइन होगा, वो थाइमिन की जगह किससे जुड़ेगा? यूरेसिल के साथ बेस पेयर बनाएगा। ठीक है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के विपरीत जहां किसी ऑर्गेनिज्म में टोटल डीएनए डुप्लीकेट होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का मात्र एक सेगमेंट, याद रखना, केवल एक सेगमेंट तथा केवल एक स्ट्रैंड ही आरएनए में कॉपीड होता है। अगर 2 हो जाएंगे तो सर क्या होगा? तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, है ना। इसलिए डीएनए के किस स्ट्रैंड का और किस रीजन का ट्रांसक्रिप्शन होना है, यह सीमा रेखा डिमार्केटेड होना जरूरी है, यानी कि चिन्हित होना जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपी क्यों नहीं होती? इसका सिंपल आंसर क्या है? तो इसका आंसर ये है, ये दोनों स्ट्रैंड्स टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं? टेम्पलेट की तरह कार्य करते हैं। तो वे डिफरेंट सीक्वेंस वाले आरएनए मॉलिक्यूल्स को कोड करेंगे। याद रखें, क्या याद रखना है? कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं होगा, जिसके कारण यदि वे प्रोटीन को कोड करते हैं तो प्रोटीन में एमिनो एसिड का सीक्वेंस डिफरेंट होगा। इसलिए डीएनए का एक सेगमेंट 2 डिफरेंट प्रोटीन्स को कोड करेगा, प्रोटीन्स की कोडिंग करेगा, जिसके कारण जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब सेकंड पढ़ते हैं। यदि आरएनए के 2 मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होते हैं तो वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, जिससे डबल स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण होगा। ठीक है, इससे आरएनए प्रोटीन में ट्रांसलेशन नहीं हो पाता था, ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 रीजन्स होते हैं। ठीक है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, जो कि आगे हम अभी पढ़ेंगे। एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के स्ट्रक्चरल जीन को डीएनए के 2 स्ट्रैंड में डिफाइन करने की प्रथा रही है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं तथा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक डायरेक्शन 5' to 3' में पॉलीमराइजेशन को कैटालाइज करता है। 3' to 5' वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह कार्य करता है तथा इसको टेम्पलेट डीएनए भी, टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5' वाले को। दूसरा जिसमें पोलैरिटी 5' to 3' होने वाली, इसे क्या बोलेंगे? इसमें क्या होता है? सीक्वेंस आरएनए जैसा होता है, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डिस्प्लेस्ड हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेंजली इस स्ट्रैंड को जो किसी भी चीज को कोड नहीं करता, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करते हैं तो सारे रेफरेंस पॉइंट कोडिंग स्ट्रैंड से लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए यह एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का हाइपोथेटिकल सीक्वेंस नीचे दिया गया है, जैसे कि 3' to 5' टेम्पलेट स्ट्रैंड और 5' to 3' कोडिंग स्ट्रैंड। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? एडेनिन हमारा किससे जुड़ता है? थाइमीन से जुड़ेगा। एडेनिन किससे जुड़ा है? थाइमीन से जुड़ा है। ठीक है, और थाइमीन भी एडेनिन से जुड़ा है। ग्वानिन किससे जुड़ेगा? ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से जुड़ेगा। ग्वानिन किससे जुड़ा है? साइटोसिन से जुड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ग्वानिन फिर साइटोसिन जुड़ा है, एडेनिन थाइमिन से, एडेनिन थाइमिन से ग्वानिन साइटोसिन, यानी भाई एडेनिन, देखो एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, यानी कि एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, बस यही बार बार रिपीट हो रहा है। फिर एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन,
फिर एडेनिन, थाइनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है, यही बार बार रिपीट होगा, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद बढ़ेंगे स्केमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। 3 to 5 बेटा क्या था, 3 to 5 टेम्पलेट स्टैंड और 5 to 3 कोडिंग स्टैंड, ठीक है, ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, और ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन के किनारों पर क्या होता है, प्रमोटर होता है तथा टर्मिनेटर होता है, ठीक। प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन के 5' एंड अपस्ट्रीम पे होता है, ठीक है, 5' एंड अपस्ट्रीम पे होता है। कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी के आधार पर रेफरेंस पॉइंट क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। ये डीएनए का सीक्वेंस होता है जो आरएनए पॉलीमरेज के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है तथा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्थित प्रमोटर, टेम्पलेट तथा कोडिंग स्ट्रैंड को भी डिफाइन करता है। टर्मिनेटर के साथ इसकी पोजीशन बदलने पर कोडिंग तथा टेम्पलेट स्ट्रैंड को डेफिनेशन भी रिवर्स हो जाती है। टर्मिनेटर कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड, किस एंड पे हुआ, 3' एंड डाउनस्ट्रीम पर होता है तथा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को समाप्ति का निर्धारण करता है। इसके अतिरिक्त प्रमोटर के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम की तरह कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस भी प्रेजेंट होते हैं। इन सीक्वेंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के समय जानकारी दी जाएगी। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, ठीक। जीन को इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट क्या है, जीन, ठीक। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि जीन डीएनए पर स्थित होता है। जीन को डीएनए सीक्वेंस के शब्दों में लिटरली साहित्यिक डिफाइन करना कठिन है। आरआरएनए के लिए डीएनए का कोडिंग सीक्वेंस भी जीन को डिफाइन करता है। परिभाषा के अनुसार सिस्ट्रॉन डीएनए का वह सेगमेंट है जो पॉलीपेप्टाइड की कोडिंग करता है, ठीक। एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन मोनोसिस्ट्रॉनिक किसमें होंगे, अधिकतर यूकैरियोट्स की में, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसमें होंगे, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन को कोडिंग सीक्वेंस इंटरप्टेड होता है। यूकैरियोट्स में जीन स्प्लिट होते हैं, ठीक। कोडिंग सीक्वेंस या एक्सप्रेस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, एक्सॉन्स कहेंगे, याद रखना। कोडिंग सीक्वेंस या एक्सप्रेस सीक्वेंस को एक्सॉन कहेंगे, ठीक है, याद रखना है। एक्सॉन्स उन सीक्वेंस को कहा जाता है जो मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में अपीयर होता है। एक्सॉन्स इंटरॉन्स द्वारा इंटरप्टेड होते हैं, ठीक। इंटरॉन या इंटरवेनिंग सीक्वेंस मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं मिलते हैं। कैरेक्टर का इनहेरिटेंस स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर तथा रेगुलेटरी सीक्वेंस के द्वारा प्रभावित होता है, इसलिए कभी कभी रेगुलेटरी सीक्वेंस को रेगुलेटरी जीन के द्वारा भी डिफाइंड करते हैं, ओके। यह सीक्वेंस किसी आरएनए या प्रोटीन को कोड नहीं करते। उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बैक्टीरिया में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए। तीनों आरएनए सेल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक हैं। एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, टीआरएनए एमआरएनए क्या प्रोवाइड करेगा, टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा। टीआरएनए जेनेटिक कोड को रीड करने का कार्य करेगा और आरएनए ट्रांसलेशन के समय स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करेगा, ठीक। बैक्टीरिया में सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को कैटालाइज करता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ जाता है तथा ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, इनिशिएशन, ठीक। यह न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को सबस्ट्रेट के रूप में यूज करता है तथा कॉम्प्लीमेंट्री के रूल को फॉलो करते हुए टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में पॉलीमराइज हो जाता है। यह हेलिक्स की ओपनिंग तथा कॉन्टिन्यूस एलोंगेशन में भी मदद करता है। केवल आरएनए को छोटा सा स्ट्रेच ही एंजाइम से जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन में पहुंचता है तो नेसेंट आरएनए तथा आरएनए पॉलीमरेज गिर जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन
समापन हो जाता है। यह एक जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे 3 स्टेप्स इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन को कैटेलाइज करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एलोंगेशन के प्रोसेस को कैटेलाइज करने में कैपेबल हैं। यह ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट तथा टर्मिनेट करने के लिए अस्थायी रूप से इनिशिएशन फैक्टर तथा टर्मिनेशन फैक्टर से जुड़ जाता है। इन फैक्टर्स के साथ जुड़ने से आरएनए पॉलीमरेज की स्पेसिफिसिटी बदल जाती है, जिससे या तो इनिशिएशन होता है या टर्मिनेशन होता है। बैक्टीरिया के आरएनए को एक्टिव होने के लिए किसी प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन तथा ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होते हैं। बैक्टीरिया में साइटोसोल तथा न्यूक्लियस सेपरेट नहीं होते हैं। साइटोसोल और न्यूक्लियस सेपरेट नहीं होते। ठीक है। कई बार एमआरएनए के फुली ट्रांसक्रिप्ट होने से पहले ही ट्रांसलेशन प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन तथा ट्रांसलेशन साथ साथ संपन्न हो जाता है। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेट एक साथ होता है। ये तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन किस में दिखाया है? बैक्टीरिया में इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन लास्ट में। यूकैरियोट्स में 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज मिलती हैं। क्या क्या है? चलो पढ़ते हैं। न्यूक्लियस में कम, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस में कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। ऑर्गेनेल्स में मिलने वाले आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त इनके कार्यों का क्लियर कट डिवीजन होता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरएनएज 28S आरएनएज 28S 18S और 5.8S को ट्रांसक्राइब करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज 3 याद रखना, अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा 28S 18S और 5.8S। अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 की बात हो रही है तो क्या आएगा? tRNA 5SR आरएनए और SNRNAs स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर अगर बात हो रही है आरएनए पॉलीमरेज 2 तो क्या होगा? mRNA के प्रिकर्सर हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए HNRNA को ट्रांसक्राइब करता है। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी यह है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में एक्सॉन तथा इंट्रॉन होते हैं तथा नॉन फंक्शनल होते हैं। कैसे होंगे? नॉन फंक्शनल। एक्सॉन और इंट्रॉन कैसे होंगे? नॉन फंक्शनल, क्योंकि यह एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। अभी स्प्लाइसिंग आगे भी आएगा, मैं अभी रिमाइंड कराऊंगा तुम्हें, ठीक है। जहाँ एक डिफाइंड ऑर्डर में इंट्रॉन रिमूव्ड होते हैं तथा एक्सॉन जुड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज स्प्लाइसिंग? स्प्लाइसिंग क्या है? जहाँ एक डिफाइंड ऑर्डर में इंट्रॉन रिमूव्ड होते हैं और क्या होता है? एक्सॉन तुम्हारे जुड़ते हैं। HNRNA 2 एडिशनल प्रोसेसिंग से गुजरता है, जिसे क्या बोलते हैं? कैपिंग तथा टेलिंग कहते हैं। ठीक है, कैपिंग में HNRNA के 5' एंड में से एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानिसाइन ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाता है। टेलिंग में इंडिपेंडेंट मैनर के में टेम्पलेट 3' एंड पर एडिनोलाइट रेजिड्यू 200 से 300 जोड़े जाते हैं। इस फुली प्रोसेस HNRNA को अब mRNA कहते हैं, जो कि ट्रांसलेशन के न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देखो ये क्या है? ये प्रोसेस ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। उपरोक्त कॉम्प्लेक्सिटीज के महत्व को समझने की आवश्यकता है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जीनोम के एंशिएंट फीचर को रिप्रेजेंट करता है। इंट्रॉन की प्रेजेंस पुराने समय की याद दिलाता है तथा स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में आरएनए वर्ल्ड के डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज स्प्लाइसिंग? अभी बताया था मैंने। जहां एक डिफाइंड ऑर्डर में इंट्रॉन रिमूव्ड होंगे और एक्सॉन जोड़ेंगे, दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। ओके, वर्तमान समय में आरएनए तथा आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है, जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड। ठीक, चलो। रेप्लिकेशन तथा ट्रांसक्रिप्शन के समय एक न्यूक्लिक एसिड कॉपी होकर दूसरे न्यूक्लिक एसिड बनाता है, इसलिए यह प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंटरिटी के आधार पर समझना आसान है।
ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से एमिनो एसिड के पॉलीमर की ओर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफर की आवश्यकता होती है। न्यूक्लियोटाइड तथा अमीनो एसिड के मध्य ना तो कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी एग्जिस्ट करती है और ना ही सैद्धांतिक रूप से इसके बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक, इस विचार के समर्थन में पर्याप्त एविडेंस है कि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल में होने वाले चेंज प्रोटीन के एमिनो एसिड में चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इससे जेनेटिक कोड की परिकल्पना का उत्पादन हुआ जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान एमिनो एसिड के सीक्वेंस को डायरेक्ट करता है। डीएनए के स्ट्रक्चर और जेनेटिक मटेरियल के बायोकेमिकल नेचर को डिटरमाइन करना जितना एक्साइटिंग था उससे अधिक कठिन जेनेटिक कोड का अर्थ निकालना तथा प्रोपोजिशन करना था। सही अर्थों में इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक जैसे कि फिजिसिस्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट, बायोकेमिस्ट तथा जेनेटिसिस्ट सहयोग की आवश्यकता थी। अब ये साइंटिस्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज गैमाउ एक फिजिसिस्ट थे जिनका विचार था यदि सिर्फ 4 बेस हैं तथा यदि वे 20 अमीनो एसिड को कोड करते हैं तो कोड बेसिस के कॉम्बिनेशन से बने होने चाहिए। इन्होंने सजेस्ट किया कि सभी 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होने चाहिए। यदि एक बहुत अधिक ठोस विचार था जिससे 4 के प्रति उत्परिवर्तन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 64 कोडॉन का निर्माण हुआ। इनसे बनने वाले कोडॉन आवश्यकता से अधिक थे। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चक्कर में तुम लोग मत जाइए, क्योंकि अगर तुम 12th में बायोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीधी सी बात है तुमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़े, जो कि 11th यानी 12th जो बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं वो पढ़ते हैं। तो इसके चक्कर में आप ज़्यादा मत जाइए, सीधा से याद रखिए 64 कोडॉन का निर्माण हुआ। इनसे बनने वाले कोडॉन आवश्यकता से अधिक थे। ठीक है, कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं, यह प्रमाण देना अत्यंत कठिन कार्य था। हरगोविंद खुराना ने निश्चित बेसिस, क्या नाम है, हरगोविंद खुराना, एक साइंटिस्ट का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना, समझे बच्चे। हरगोविंद खुराना ने निश्चित बेसिस होमोपॉलीमर तथा कोपॉलीमर के कॉम्बिनेशन के साथ आरएनए मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के केमिकल मेथड का विकास किया। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मार्शल निरेनबर्ग, क्या नाम है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या नाम है, मार्शल निरेनबर्ग के सेल फ्री सिस्टम में कोड का अर्थ निकालने में काफ़ी मदद की। अब बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवियरो ओक्वा एंजाइम भी पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज आरएनए को टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए की एंजाइमेटिक सिंथेसिस निश्चित सीक्वेंस के साथ पॉलीमराइज होने में आवश्यकता प्रदान करता है। फाइनली जेनेटिक कोड के लिए चेक बोर्ड तैयार किया गया जो कि टेबल में शो किया गया है। अच्छा, अब इसे बहुत इंपॉर्टेंटली समझना, बहुत अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। तो भैया ये क्या है फर्स्ट पोजीशन, देखो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये है ना UCAG, दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद सेकंड पोजीशन क्या है, जो ये UCAG लिखे हैं, डेट इज सेकंड पोजीशन। उसके बाद थर्ड पोजीशन क्या है, ये वाले UCAG, ठीक है, डेट इज थर्ड पोजीशन। तो अब देखो हो क्या रहा है, मैं दिखाऊं तुम्हें कि क्या हुआ। चल सही, कोई बात, हाँ चल देखो ये U, ठीक, उसके बाद एक ये वाला U, 2 U ये हो गए, U इंटू U। उसके बाद कौन सा वाला U है, तो ये वाला U है, ये वाला, ठीक है, ये वाला U है, U। तो क्या बना, U ट्रिपल U। उसके बाद U और फिर C, तो क्या बना, UC, ठीक है। उसके बाद U और A, तो क्या बना, UA, ठीक। उसके बाद U
और जी, तो क्या बना यू यू सी। इसी तरह सारे कॉम्बिनेशन है, कोई खास बात नहीं है, तुम लोग कर सकते हो। अब इनका नाम जरूर याद रख लेना। अगर ट्रिपल यू की बात करोगे तो इसका नाम फिनाइल एलेनिन, ठीक है। इसी तरह नाम याद रख लेना। अब जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें नीचे दे भी रखे हैं। चलो आ जाओ भैया, चलो ठीक ठीक आ जाओ। जेनेटिक कोड की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं, 61 कोडॉन एमिनो एसिड को कोड करते हैं तथा 3 कोडॉन किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 3 कोडॉन किसी भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करते, इसलिए ये स्टॉप कोडॉन के रूप में कार्य करते हैं। अब इनका क्या नाम है भैया, अभी पता चलता है कि कौन से वो 3 महारथी कोडॉन हैं जो कि कोई भी अमीनो एसिड को फॉर्म नहीं करते। चलो आ जाओ। एक कोडॉन सिर्फ एक अमीनो एसिड को कोड करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करता है, इस कारण ये अनएम्बिगियस तथा स्पेसिफिक होते हैं। अनएम्बिगियस को तो मत समझो, क्योंकि पेपर में अनएम्बिगियस बोलेगा तो तुम वही समझ जाना, ये स्पेसिफिकली होते हैं, एक एक को ही कोड करेगा, ठीक है। कुछ एमिनो एसिड एक से अधिक कोडॉन के द्वारा कोड किए जाते हैं, इसलिए कोड डीजेनरेटिव होते हैं। ऐसे भी भैया कुछ होते हैं, कुछ होते हैं, सम ऑल में, ठीक है। एमआरएनए में कोड कॉन्टिग्यूअस फैशन में रीड किए जाते हैं, बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं होता है, कोड लगभग यूनिवर्सल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया से ह्यूमन तक ट्रिपल यू यानी कि फिनाइल एलेनिन PHE को कोड करता है। इस रूल के कुछ एक्सेप्शन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन तथा कुछ प्रोटोजोन के कोडॉन में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन और प्रोटोजोन कोडॉन पाए जाते हैं। AUG का डुअल फंक्शन होता है, ठीक है। AUG का डुअल फंक्शन होता है, यह मैथ्यूनाइन मैट को कोड करता है तथा इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। AUG का काम क्या है, ये मैथ्यूनाइन को कोड करेगा और इनिशिएटर कोडॉन की तरह भी काम करेगा। यदि mRNA में न्यूक्लियोटाइड का निम्नलिखित सीक्वेंस है तो इस द्वारा कोडड एमिनो एसिड के सीक्वेंस को प्रेडिक्ट करके चेकर बोर्ड की सहायता लीजिए, ठीक है भाई। AUG ट्रिपल यू UCC सब कुछ नहीं है, सिंपल है। अब इसके अपोजिट के बारे में ट्राई करो। mRNA द्वारा कोडेड एमिनो एसिड का निम्नलिखित सीक्वेंस है, RNA में इसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को प्रेडिक्ट करो। AUG वही है, AUG मैट, ट्रिपल यू फेनाइल एलेनिन, ये सब तुम्हारा लिख दिया। क्या आप जेनेटिक कोड की 2 प्रॉपर्टीज को कोरिलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड। जीन और DNA के मध्य रिलेशनशिप को म्यूटेशन के द्वारा सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। अभी समझते हैं। DNA के एक सेगमेंट में लार्ज डिलीशन द्वारा रीअरेंजमेंट के इफेक्ट को आसानी में समझा जा सकता है। देखो यार, मैं डिटेल्ड लेक्चर अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, मैं सिंपल ये बुक को रीड कर रहा हूँ, है ना, ताकि बुक 1 घंटे में अच्छे से पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। फिर भी लेकिन ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो इतना बड़ा चैप्टर है कि 1 घंटा हम पढ़ा चुके हैं, उसमें कवर नहीं हुआ, तो ये पार्ट 2 बन गया। कोशिश करेंगे एक चैप्टर एक लेक्चर में 1 घंटे में कवर हो जाए, क्योंकि सीधी सी बात है, तुम लोग पहले से ही डिटेल्ड नोट्स तो पढ़े होंगे, ठीक है। डिटेल्ड नोट तुम्हारे पार्ट पहले ही पढ़े होंगे और तुम अच्छे से डिटेल्ड में लेक्चर भी किसी टीचर से पढ़े होंगे। तो मैं बार बार एक चीज़ बताने की आवश्यकता है नहीं, मैं जल्दी से तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ, है ना, पूरी बुक को पढ़ा देता हूँ इंग्लिश भाषा में, तो पूरी बुक रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से फटाक से। तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस जल्दी जल्दी खींच रहा हूँ मैं, ठीक है। जल्दी जल्दी जो हल्का फुल्का बताते चलेंगे, बाकी भाई ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करेंगे। तुम लोग समझदार हो, समझ लेना, है ना। DNA के एक सेगमेंट में लार्ज, देखो हाँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए थोड़ा सा लग सकता है कि नहीं कम समझ आ रही है जो पहली बार ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करो एक बार डिटेल में पढ़ लो, है ना, उसके बाद फिर रिवाइज करो अच्छे से, बहुत अच्छा क्लियर होगा। चलो, DNA के सेगमेंट में लार्ज डिलीशन तथा रीअरेंजमेंट के इफेक्ट को आसानी से समझा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप जीन का लॉस या गेन होता है तथा वैसे ही फंक्शन होता है। यहाँ पॉइंट म्यूटेशन के
पॉइंट म्यूटेशन के इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया है। पॉइंट म्यूटेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है बीटा ग्लोबिन चेन में एक सिंगल बेस में चेंज होना जाने से ग्लूमेट नामक एमिनो एसिड बैलीन में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूमेट किसमें परिवर्तित हो जाता है? बैलीन में, जिसके वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है? सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है बच्चों। स्ट्रक्चरल जीन में पॉइंट म्यूटेशन के इफेक्ट को एक सिंगल बेस पेयर इंसर्शन या डिलीशन द्वारा आसानी से समझा जा सकता है, जैसे कि राम हैज़ रेड कैप। ठीक है, अब इसमें क्या किया है? राम हैज़ रेड कैप, यदि हैज़ बार रेड के मध्य लेटर बी इंसर्ट कर दें। ठीक है, लेटर बी इंसर्ट कर दें भैया। ठीक है, तथा स्टेटमेंट को रीअरेंज करें तो इस निम्नलिखित में क्या क्या चेंज आएगा? राम हैज़ रेड लेटर, देखो देखो पॉइंट म्यूटेशन हो गया, ज़्यादा ही रेड कर दिया हमने। देखो ये बी के एक्स्ट्रा आने से, ठीक है, बी के एक्स्ट्रा आने से क्या हुआ है? पॉइंट म्यूटेशन होगा, पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। ठीक इसी प्रकार उसी जगह से पर दो लेटर बी आई इंसर्ट करें तो निम्नलिखित फिर भी चेंज हो जाएगा बी आई। लेकिन अगर तीन लेटर कर दें, अगर तीन लेटर कर दें तो क्या होगा? तो फिर अलग ही हो जाएगा। सेम एक्सरसाइज में रेड लेटर को एक के बाद एक डिलीट करके रिपीट कर सकते हैं तथा ट्रिपलेट वर्ड का स्टेटमेंट निर्गत होगा। राम हैज़ ई डी सी कैप। ठीक है, तो ये सिंपल सा ये बताया गया पॉइंट म्यूटेशन का मतलब अगर एक कोडॉन में भी बदलाव आता है तो इसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जीन में कोई भी चेंजेस हो सकता है। सिंपल सी बात ये, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि ग्लूटामेट ही है ना, हाँ, ग्लूटामेट की वजह से अगर बैलिन आ जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिया हो जाएगी। तो वही बता रहे हैं, वो वहाँ आके वही एक ही बात को पेलम पार ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार के म्यूटेशन को फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट यानी कि एक शिफ्ट कर गया कोडॉन आगे। ठीक है, इस जेनेटिक आधार पर प्रूफ होता है कि कोडॉन ट्रिपलेट होता है, कॉन्टेजियस मैनर में रीड किए जाते हैं। हम पढ़ने वाले हैं टी आर एन ए द एडेप्टर मॉलिक्यूल बच्चों, धुआंधार। ठीक है, टी आर एन ए एडेप्टर मॉलिक्यूल। अभी तुम लोग प्यास व्यास पानी वानी नहीं लगी होगी, सू लगी हो तो कर लो जाके, है ना, मैं नहीं रोकने वाला भैया। चल पॉज करके चले जाओ, रिकॉर्डिंग है, पढ़ लेना बाद में, हिसाब लगेगा तो। चलो भाई आ जाओ। टी आर एन ए द एडेप्टर मॉलिक्यूल। कोड की परिकल्पना के बहुत पहले से फ्रांसिस क्रिक को ये क्लियर था कि कोड को पढ़ने तथा इसके अमीनो एसिड से जोड़ने की कोई मैकेनिज्म होती है। फ्रांसिस क्रिक पहले नाम सुन चुके हैं, कोई हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अमीनो एसिड में ऐसी कोई स्ट्रक्चरल विशिष्टता नहीं होती जिससे वह कोड को यूनिकली रीड कर सके। क्रिक ने एक एडेप्टर मॉलिक्यूल की परिकल्पना की जो कि कोड को रीड करता है तथा दूसरी और स्पेसिफिक अमीनो एसिड से जुड़ता है। चलो जेनेटिक कोड से पहले टीआरएनए जैसे एसआरएनए सॉल्युबल आरएनए भी कहते थे के बारे में जानकारी थी, फिर भी एडेप्टर मॉलिक्यूल के रूप में इसके रोल के बारे में जानकारी बाद में मिली। आरएनए में एक एंटीकोडन लूप होता है जैसे कोड के कॉम्प्लीमेंट्री बेस लगे होते हैं। ठीक है, इसमें एक एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड भी होता है जिसमें ये एमिनो एसिड से जुड़ता है। प्रत्येक एमिनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होते हैं। इनिशिएशन के लिए एक दूसरा स्पेसिफिक टीआरएनए होता है जिसे क्या बोलेंगे? इनिशिएटर टीआरएनए कहते हैं। स्टॉप कोडॉन के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। टीआरएनए में सेकेंडरी स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है जो कि क्लोवर लीफ जैसा दिखता है। एक्चुअल स्ट्रक्चर में टीआरएनए एक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है जो कि इन्वर्टेड एल जैसा दिखता है। ठीक है, तो टीआरएनए द एडेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, 5 to 3 ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब टैसी दबा दी है, ठीक सही है। चलो चलो भाई, ट्रांसलेशन बहुत हो गई बकचोदी, अब चाहिए प्रोटीन।
आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन में से पॉलीपेप्टाइड बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। एमिनो एसिड के ऑर्डर तथा सीक्वेंस के एमआरएनए में बेस के सीक्वेंस द्वारा डिफाइंड किया जाता है। एमिनो एसिड एक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं जिसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। एमिनो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस कारण से फर्स्ट फेज ऑफ में एटीपी की प्रेजेंस में एमिनो एसिड स्वयं एक्टिवेट हो जाते हैं तथा अपने कोऑर्डिनेट संबंधी टीआरएनए से जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को कॉमनली टीआरएनए की चार्जिंग या अधिक स्पष्ट रूप से टीआरएनए का एमिनो एसाइलेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यदि ऐसे दो चार्ज टीआरएनए काफ़ी पास आ जाते हैं जो उनके मध्य पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन एनर्जेटिकली फेवर्ड होता है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाता है। ठीक है, कैटालिटिक क्या करते हैं, जो रेट होता है ना, जो प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन का रेट है वो बढ़ जाता है। कैटालिस्ट का काम ही यही है ना, जो भी काम चल रहा है उसे बढ़ा देना। ठीक, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्यूलर फैक्ट्री राइबोसोम है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेल्यूलर फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम स्ट्रक्चरल आरएनए तथा लगभग 80 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अपनी इनएक्टिव स्टेट में ये दो सब यूनिट्स के रूप में एग्जिस्ट करता है, एक बड़ी सब यूनिट तथा एक छोटी सब यूनिट। एक बड़ी सब यूनिट तथा एक छोटी सब यूनिट। जब छोटी सब यूनिट एमआरएनए से मिलती है, जब छोटी सब यूनिट एमआरएनए से मिलती है तथा तब एमआरएनए के प्रोटीन में ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एमिनो एसिड से जुड़ने के लिए एक लार्ज सब यूनिट में दो साइट्स होती हैं जिससे एमिनो एसिड एक दूसरे के पास आ जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम्स पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में कैटालाइज्ड बैक्टीरिया में 23 आरएनए एंजाइम राइबोजाइम का भी काम करते हैं। एमआरएनए में ट्रांसलेशनल यूनिट आरएनए का सीक्वेंस है जिसके किनारों पर स्टार्ट कोडॉन AUG तथा स्टॉप कोडॉन मिलते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड को कोड करते हैं। एमआरएनए में कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी होते हैं। ठीक है, एमआरएनए में कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते, इन्हें अनट्रांसलेटेड रीजन UTR कहते हैं। UTR दोनों 5' एंड स्टार्ट कोडॉन से पहले तथा 3' एंड स्टार्ट कोडॉन के बाद सेवा पर प्रेजेंट होते हैं, प्रभावी ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलो आज इनिशिएशन के लिए स्टार्ट कोडॉन AUG। इनिशिएशन के लिए कौन सा कोडॉन यूज कर रहे थे? स्टार्ट कोडॉन AUG। AUG पर राइबोसोम एमआरएनए से जुड़ जाते हैं जिसे केवल इनिशिएटेड टीआरएनए के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस की इलोंगेशन फेज की ओर प्रोसीड करता है। इस स्टेज में अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़कर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है जो आगे चलकर टीआरएनए कोडॉन के साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी बेस पेयर बनाकर एमआरएनए में अप्रोप्रिएट कोडॉन से जुड़ जाते हैं। राइबोसोम एमआरएनए के अलोंग एक कोड एक के बाद एक एमिनो एसिड के जोड़ने से पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस का ट्रांसलेशन होता है जो डीएनए द्वारा निर्देशित व एमआरएनए द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं और से दूसरे कोडॉन की ओर मूव करता है। एक के बाद एक एमिनो एसिड के जुड़ने से पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस का ट्रांसलेशन होता है जो डीएनए द्वारा निर्देशित व एमआरएनए द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं।
अंत में एक रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडॉन से जुड़ जाता है। कौन सा फैक्टर? स्टॉप कोडॉन, रिलीज फैक्टर स्टॉप कोडॉन। जिससे ट्रांसलेशन का समापन हो जाता है तथा राइबोसोम से कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो जाती हैं। अब ये पूरा ट्रांसलेशन का फिगर के फॉर्म में दिखाया गया है। ठीक 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 है भैया, ठीक 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 ठीक। चल, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन का एक बहुत व्यापक अर्थ है, विभिन्न लेवल पर हो सकता है। जीन एक्सप्रेशन के फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, जिसे कई लेवल पर रेगुलेट कर सकते हैं। यूकैरियोट्स में रेगुलेशन हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन, प्रोसेसिंग लेवल पर स्प्लाइसिंग का रेगुलेशन, एमआरएनए का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलेशन लेवल पर जीन सेल में एक्सप्रेस होकर एक पर्टिकुलर कार्य या एक निश्चित कार्य का संपन्न करता है। एग्जाम्पल बीटा गैलेक्टोसाइडेज नामक एंजाइम ई कोलाई द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है। यह एंजाइमिक डाइसैकेराइड लैक्टोज को हाइड्रोलाइज कर ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज का निर्माण करता है, जिसे बैक्टीरिया एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज़ करता है। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैक्टीरिया सोर्स के रूप में यूज़ क्या करते हैं? तो वो है ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज। ठीक है, इसलिए यदि एनर्जी सोर्स के लिए बैक्टीरिया के चारों ओर लैक्टोज ना हो तो उन्हें बीटा गैलेक्टोसाइडेज के सिंथेसिस की आवश्यकता नहीं होगी। इस कारण से यदि साधारण शब्दों में कहा जाए, क्या कहा जाए? इस कारण से साधारण शब्दों में कहा जाए क्या? तो ये मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन है जो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करती है। एम्ब्रियो का एडल्ट ऑर्गेनिज्म में डेवलप तथा डिफरेंशिएशन भी जीन के विभिन्न समूहों के एक्सप्रेशन के कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन का परिणाम है। प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन के कंट्रोल के लिए कुछ ऐसी प्रभावी साइट्स होती हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के शुरुआत के रेट में वो कंट्रोल करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में किसी प्रमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी एक्सेसरी प्रोटीन के साथ पारस्परिक एक्टिविटी द्वारा रेगुलेट होती है, जो इसका प्रयोग स्टार्ट साइट की पहचान में करता है। ये रेगुलेटरी प्रोटीन पॉजिटिवली एक्टिवेटर तथा नेगेटिवली रिप्रेसर दोनों तरह कार्य कर सकती है। प्रोकैरियोटिक डीएनए में प्रमोटर रीजन की उपलब्धता प्रोटीन के विशेष सीक्वेंसेस, जिन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं, के इंटरेक्शन के द्वारा रेगुलेट होते हैं। अधिकांश ओपेरॉन्स में ऑपरेटर रीजन प्रमोटर एलिमेंट के पास स्थित होता है और अधिकतर केसेस में ऑपरेटर के सीक्वेंस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं। प्रत्येक ओपेरॉन का स्पेसिफिक ऑपरेटर तथा स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लैक ओपेरॉन, सिर्फ लैक ओपेरॉन में होता है और ये विशेष रूप से लैक रिप्रेसर से आसानी क्रिया करता है। हम बात करेंगे लैक ओपेरॉन की स्पेसिफिकली। ठीक है, लैक ओपेरॉन की जानकारी जेनेटिसिस्ट फ्रांसिस जैकब तथा बायोकेमिस्ट जैक्यू मोनार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा साइंटिस्ट का नाम, कि आपसी प्रयास से प्राप्त हो पाई। इसलिए पहली बार ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम के बारे में बताया। लैक ओपेरॉन, यहाँ लैक का अर्थ लैक्टोज है। लैक का अर्थ क्या है? लैक्टोज है। में पॉलीसेस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जीन का रेगुलेशन एक कॉमन प्रमोटर तथा रेगुलेटरी जीन के द्वारा होता है। इस तरह का अरेंजमेंट बैक्टीरिया में बहुत कॉमन है तथा ऐसे ओपेरॉन कहते हैं। एग्जाम्पल लेक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, एरा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन और बेल ओपेरॉन आदि। लेक ओपेरॉन एक रेगुलेटरी आई जीन तथा स्ट्रक्चरल प्रोटीन ZYAZia से मिलकर बना होता है। आई जीन में आई का अर्थ इंड्यूसर है, आई का अर्थ इंड्यूसर है, जबकि यह शब्द इनहिबिटर से ड्राइव्ड किया जाता है। इनहिबिटर से ड्राइव्ड किया जाता है। आई जीन लैक ओपेरॉन के रिप्रेजेंट को कोड करता है।
आइजीन किसका रिप्रेजेंट कोड करता है? लैक ऑपरेंड के रिप्रेसर को कोड करता है। बेटा ध्यान रखना, आइजीन किस क्या करता है? लैक ऑपरेंड के रिप्रेसर को कोड करता है। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। जेड जीन क्या करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। अभी ये डायग्राम में होगा तो याद अच्छे से सुनिए यहाँ पे, ठीक है? यही बात आगे डायग्राम में लिखी होगी, तो बात बहुत अच्छे से सुनिए। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बीटा गैल को कोड करता है, जो कि मुख्यतः डाइसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाइसैकेराइड लैक्टोज को इसके मोनोमेरिक यूनिट गैलेक्टोज तथा ग्लूकोज में हाइड्रोलिसिस कर देता है। बाईजीन परमिएज को कोड करता है, याद रखो, बाईजीन परमिएज को कोड करता है, जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। ए जीन ट्राई एसिटाइलेज को कोड करता है। इस प्रकार लैक ओपेरॉन के तीनों जीन के प्रोडक्ट्स लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरे अन्य ओपेरॉन्स में भी ओपेरॉन में उपस्थित जीन सेम या रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे में एक साथ कार्य करते हैं। अभी वही है, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेसर में कन्वर्ट होगा एमआरएनए, फिर क्या होगा? रिप्रेसर होगा। रिप्रेसर क्या करेगा? रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड prevents RNA polymerase from transcribing the operon in the presence of inducer। in the presence of inducer अब क्या होगा? आइजीन क्या करेगा? रिप्रेसर एमआरएनए को करेगा। उसके बाद क्या होगा? ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज होगा, ठीक है? जेड वाई क्या करेगा? लैक एमआरएनए बनाएगा, ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्या होगा? ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है? लैक एमआरएनए क्या बनेगा? परमिएज, और बी ए बीटा गैलेक्टोसाइडेज। उसके बाद ये क्या है? इनएक्टिव रिप्रेसर। जब रिप्रेसर इनएक्टिव होगा तो क्या होगा? ये इंड्यूस कर देगा, ठीक है? इससे इंड्यूस कर देगा और ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है? पहली स्टेप में क्या हो रहा था? ये रिप्रेसर है, रिप्रेसर क्या कर दे रहा था? रिप्रेसर क्या कर दे रहा था? ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर रहा था एंड आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन से रोक रहा था, आरएनए पॉलीमरेज होने को रोक रहा था। अब यहाँ पे क्या है बेटा? ये रिप्रेसर क्या है? इनएक्टिव है, ठीक है? ये रिप्रेसर इनएक्टिव है तो ये पूरा फेस हो जाएगा, ठीक है बेटा? चलो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए लैक्टोज सबस्ट्रेट का काम करता है तथा लैक्टोज ऑपरेंड की स्विच ऑन या, देखो याद रखो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है? सुनो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए लैक्टोज सबस्ट्रेट का काम करता है तथा लैक्टोज ऑपरेंड क्या करता है? स्विच ऑन या ऑफ को रेगुलेट करता है, इसलिए इसे इंड्यूसर कहते हैं, ठीक है? इंड्यूसर। सबसे उपयुक्त कार्बन सोर्स जैसे ग्लूकोज की अनुपस्थिति में यदि बैक्टीरिया के ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज प्रदान किया जाए तो परमिएज के एक्शन के कारण वह सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। याद करो, सेल में लैक ऑपरेंड का एक्सप्रेशन हमेशा ही बहुत लो लेवल पर रहता है, अदरवाइज लैक्टोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसके बाद लैक्टोज ऑपरेंड को फॉलोइंग मैनर में इंड्यूस करता है। ऑपरेंड का रिप्रेसर आईजीन हमेशा उपस्थित रहता है, द्वारा सिंथेसाइज्ड होता है। रिप्रेसर प्रोटीन ओपरॉन के ऑपरेटर रीजन से जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज के निष्क्रिय कर देता है, जिससे ऑपरेटर ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता, ठीक है? और ये जेड वाई क्या कर देता है? जेड वाई जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना देगा, बाई परमिएज बना देगा, और तुम्हारा ए क्या बना देगा? ट्रांस एसिटाइलेज। चलो, रिप्रेसर प्रोटीन ओपेरॉन के ऑपरेटर रीजन से जुड़कर आरएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देता है। पढ़ गए। इंड्यूसर जैसे लैक्टोज है, लैक्टोज है एलोलैक्टेज की उपस्थिति में रिप्रेसर इंड्यूसर से क्रिया कर इनएक्टिव हो जाता है। इसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करता है। लैक ओपेरॉन के रेगुलेशन को इसके सबस्ट्रेट द्वारा एंजाइम सिंथेसिस के रेगुलेशन के रूप में विजुअलाइज किया जा सकता है। याद रखो, लैक ऑपरेंड के लिए ग्लूकोज या गैलेक्टोज इंड्यूसर के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं,
क्या आप बता सकते हैं कि लैक्टोज की प्रेजेंस में लैक ओपरम कब तक एक्सपायर हो सकता है? रिप्रेशर के द्वारा लैक ओपरम के रेगुलेशन को नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। रिप्रेशर के द्वारा लैक ओपरम के रेगुलेशन को नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं। लैक ओपरम पॉजिटिव रेगुलेशन के कंट्रोल में भी होता है, परंतु आपके लेवल पर इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। तो हमने लैक ओपरम ख़त्म कर लिया, लैक ओपरम बेटा ख़त्म कर लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अभी हम पढ़ रहे थे ना जेड वाई ए, हाँ जो जेड वाई ए कर रहे थे, देखो जेड वाई ए देख रहे थे, जेड वाई देख रहे थे, जेड वाई ए। तो देखो क्या दिया गया है, अभी मैंने बताया था आपको, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज बी गैल को कोड करता है, बाई परमिएज को कोड करता है, और ए ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है। ठीक है बेटा, जेड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बाई परमिएज और ए ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक, तो हमारा लैक ओपरम खत्म हो गया। अब स्टार्ट हुआ ह्यूमन जीनोम। जल्दी से चैप्टर को फिनिश करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि डीएनए में पाए जाने वाले बेसिस के सीक्वेंस किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते हैं। बिल्कुल सही बात, हम पढ़ चुके हैं ये बात। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप उसके डीएनए के सीक्वेंस में होता है। यदि दो इंडिविजुअल्स भिन्न हैं तो उनमें मिलने वाला डीएनए का सीक्वेंस भी कम से कम कुछ स्थानों पे तो डिफरेंट होगा ही। ये कल्पना ह्यूमन जीनोम में उपस्थित कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस का पता लगाने के लिए हमें विवश करती हैं। क्या करती हैं? विवश करती हैं। ठीक है, चलो अब इम्पोर्टेंट, अभी तो बकवास थी, कुछ नहीं था, इंट्रो था सिर्फ। अब इम्पोर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से किसी भी डीएनए के पीस को आइसोलेट तथा क्लोन किया जा सकता है। डीएनए के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए सिंपल तथा फास्ट टेक्निक उपलब्ध है। इस कारण 1990 में ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने की शुरुआत क्या हुई? शुरुआत हुई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि एचजीपी, क्या? एचजीपी, 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 एचजीपी का एक मेगा प्रोजेक्ट कहलाता है। ह्यूमन जीनोम में लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर मिलते हैं। कितने बेस पेयर मिलते हैं? 3 × 10⁹ बेस पेयर मिलते हैं। यदि ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को जानने के लिए प्रति बेस पेयर $3 खर्च होते हैं। शुरुआत में एस्टिमेटेड कॉस्ट तो पूरा प्रोजेक्ट पर अनुमानित खर्च लगभग $9 बिलियन होगा। ठीक है, यदि प्राप्त सीक्वेंस को बुक में टाइप्ड फॉर्म में स्टोर किया जाए तथा बुक के प्रत्येक पेज में 100 लेटर हों, बुक के प्रत्येक पेज में 100 लेटर हों। अरे ये सिंपल ये कह रहा है कि बहुत बड़ा है, नहीं बनने वाला, बकवास भी मतलब में कर ताई कर रहे हैं। चलो पढ़ लेते हैं। 100 लेटर हैं और प्रत्येक बुक में 1000 पेजेस हो, तो एक सिंगल ह्यूमन सेल, भाई मैंने कहा बकैती कर रहे हैं मतलब कि ये, ठीक है। तो एक सिंगल ह्यूमन सेल से प्राप्त डीएनए सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ऐसी 3300 बुक्स की आवश्यकता होगी। कितनी बुक्स की आवश्यकता होगी? 3300। एक ह्यूमन सेल कि जेनेटिक को स्टोर करने के लिए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कितनी बुक्स की आवश्यकता होगी? 3300 बुक्स की आवश्यकता होगी। अगर उस बुक में 1000 पन्ने और एक पेज पे 100 वर्ड लिखे हों, ठीक है, यही बोला है ना, 100 लेटर लिखे हों, ठीक है। इस प्रकार एनॉर्मस अमाउंट में जनरेटेड डीएनए के स्टोरेज, रिट्राइवल और एनालिसिस के लिए हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस की आवश्यकता होगी। एचजीपी के बारे में जानकारी बायोलॉजी के नए एरिया के तेजी से विस्तार होने के कारण संभव हो पाई, जिसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। आपने सुना होगा कि एमएससी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, भैया यही है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सही है, सही है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को संभालना।
गोल्स क्या है भैया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की गोल क्या है? एचजीपी के कुछ इंपॉर्टेंट गोल निम्नलिखित हैं। ह्यूमन डीएनए में लगभग सभी 20,000 से 25,000 जीन्स को आइडेंटिफाई करना। ह्यूमन डीएनए को बनाने वाले 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर के सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। उपरोक्त इंफॉर्मेशन के टूल को इम्प्रूव करना। प्रोजेक्ट द्वारा उठने वाले लीगल एथिकल लीगल और सोशल इश्यूज ELSI एथिकल लीगल और सोशल इश्यूज के बारे में विचार करना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 वर्षों का प्रोजेक्ट था जो कि US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा कोऑर्डिनेट था। प्रारंभिक वर्षों में प्रोजेक्ट 13 वर्षों का प्रोजेक्ट था जो कि US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ द्वारा कोऑर्डिनेट था, परंतु परेशान मत होइए क्योंकि इंडिया इसमें नहीं है। इंडियंस तो बकैती करते हैं भैया, कहाँ कोई रिसर्च वगैरह पैसा वैसा खर्च करते हैं। खैर जो भी है चलने दो भैया, चल रहा है, चलो हम लोग पढ़ लेते हैं, आ जाओ। प्रारंभिक वर्षों में वेलकम ट्रस्ट UK HGB का मेजर पार्टनर था। बाद में जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और अन्य देशों का सहयोग प्रदान किया गया। ये प्रोजेक्ट 2003 में कंप्लीट हो गया था। 2003 में कंप्लीट हो गया था। विभिन्न व्यक्तियों में DNA की वेरिएशन से प्राप्त जानकारी से ह्यूमन को प्रभावित करने वाले हजारों डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने, ट्रीटमेंट तथा कभी कभी उनको रोकने के नए नए तरीकों का रिवॉल्यूशन हो सका। ह्यूमन बायोलॉजी को समझने के क्लू के अतिरिक्त नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के DNA सीक्वेंस से प्राप्त जानकारी के आधार पर उनकी नेचुरल कैपेबिलिटीज का उपयोग कर ह्यूमन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एनर्जी प्रोडक्शन, एनवायरनमेंट सुधार की दिशा में उठने वाली चुनौतियों को हल किया जा सकता है। बहुत से नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, सिनेरोहेपेटाइटिस एलिगेंस एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड, ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई, प्लांट राइस, एराबिडोप्सिस आदि के सीक्वेंस के बारे में जानकारी मिल सकी। मेथोडोलॉजीज क्या हैं भैया? इन तरीकों में 2 महत्वपूर्ण अप्रोचेस को शामिल किया गया। पहला अप्रोच समस्त जीन्स हैं जो कि RNA के रूप में एक्सप्रेस्ड होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। जीन आइडेंटिफिकेशन फोकस्ड थी। दूसरा ब्लाइंड अप्रोच है कि सिंपली जीनोम के पूरे सेट का सीक्वेंस प्राप्त कर जिसमें समस्त कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस उपस्थित हों तथा बाद में उनके कार्य में 7 डिफरेंट रीजन निर्धारित करना। इनको को सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। किसी सेल के टोटल DNA की सीक्वेंसिंग के लिए पहले से सेल से आइसोलेट करते हैं तथा इसके छोटे छोटे टुकड़ों कर लेते हैं। याद करो DNA में एक बहुत बड़ा पॉलीमर है तथा DNA के बहुत बड़े फ्रेगमेंट की सीक्वेंसिंग में टेक्निकल लिमिटेशंस होती हैं। स्पेशलाइज्ड होस्ट का यूज़ करके DNA के फ्रेगमेंट को सूटेबल होस्ट में क्लोनिंग कर लेते हैं। क्लोनिंग प्रत्येक DNA के पीस के एम्प्लीफिकेशन में सहायता प्रदान करता है जिससे सीक्वेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करना आसान हो जाता है। कॉमनली यूज्ड होस्ट बैक्टीरिया तथा ईस्ट तथा वेक्टर को बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बायएसी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स कहते हैं। फ्रेगमेंट के ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंस का यूज़ कर सीक्वेंस्ड करते हैं। ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर फ्रेडरिक सेंगर द्वारा डेवलप्ड मेथड के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के श्रेय भी सेंगर को ही जाता है। इन सीक्वेंस को इनमें प्रेजेंट कुछ ओवरलैपिंग रीजन के आधार पर अरेंज किया गया है। सीक्वेंसिंग के लिए ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट के जनरेशन की आवश्यकता होती है। इन सीक्वेंस को मनुष्य द्वारा पंक्तिबद्ध करना संभव नहीं था है, इसलिए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप किए गए। बाद में इन सीक्वेंसेस की व्याख्या करके इन्हें प्रत्येक क्रोमोसोम के साथ निर्धारित किया गया। क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस मई 2006 में कंप्लीट हुआ। यह 24 क्रोमोसोम्स 22 ऑटोसोम तथा XY क्रोमोसोम के सीक्वेंस के लास्ट में किया गया। दूसरे चैलेंजिंग टास्क या जीनोम का फिजिकल तथा जेनेटिक मेकअप तैयार करना था।
रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्राप्त कुछ प्रमुख ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस मिलते। प्रत्येक जीन में एवरेज 3000 बेस उपस्थित है, परंतु इनके आकार में बहुत विभिन्नताएं थी। ह्यूमन में ज्ञात सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना, सबसे बड़ा जीन डिस्ट्रोफिन, जिसके 2.4 मिलियन बेसेस हैं। टोटल जीन की एस्टिमेटेड संख्या 30,000 है, जो पहले अनुमानित संख्या 80,000 से 1,40,000 से काफ़ी कम है। लगभग सभी 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेस सभी लोगों में एग्जैक्टली सेम होते हैं। डिफरेंट में कितना होता है? 99.9% सेम है। ठीक है, 50% से ज़्यादा डिस्कवर्ड जीन के फंक्शंस के बारे में पता ही नहीं है अभी तक हमें। ठीक है, 2% से कम जीनोम प्रोजेक्ट प्रोटीन को कोड करते हैं, 2% से भी कम, 2% से कम जीनोम प्रोटीन को कोड करते हैं। ह्यूमन जीनोम का एक बहुत बड़ा पोर्शन रिपीटेड सीक्वेंस का बना होता है। रेपिटेटिव सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस के स्ट्रेचेस होते हैं जो कई बार रिपीट होते हैं, कभी कभी 100 से 1000 बार रिपीट होते हैं। इसके बारे में विचार है कि इनका कोडिंग में कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता है, परंतु इनसे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, डायनामिक्स, गतिक्रिया तथा एवोल्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्रोमोसोम 1 में सर्वाधिक जीन 2968, वाई क्रोमोसोम में सबसे कम जीन 231 मिले। वैज्ञानिकों ने ह्यूमन में लगभग 1.4 मिलियन स्थानों पर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस, एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे स्निप्स कहते हैं, का पता लगाया। उपरोक्त जानकारी ने क्रोमोसोम में डिजीज आधारित सीक्वेंस तथा मानव इतिहास का पता लगाने में सहयोग प्रदान किया। ठीक, एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस। डीएनए सीक्वेंस से प्राप्त सार्थक जानकारियां पर रिसर्चर्स में आने वाले दशकों में बायोलॉजिकल सिस्टम को समझने में काफ़ी सरलता होगी। इस वृद्ध कार्य को पूर्ण करने में संसार के पब्लिक व प्राइवेट सेक्टर के विभिन्न क्षेत्रों में कई हजार विशेषज्ञों तथा रचनाकारों का योगदान रहा। एचजी सीक्वेंसेस का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह था कि बायोलॉजिकल रिसर्चर्स में मूलतया नए आयामों का समावेश हो सका। पहले रिसर्चर्स एक समय में एक या कुछ जीन के बारे में अध्ययन कर पाते थे। संपूर्ण जीनोम सीक्वेंस तथा कई टेक्नोलॉजी के आधार पर उठने वाले प्रश्नों को हल करने में काफ़ी व्यापक व व्यवस्थित तरीके से सहायता मिली है। इससे जीनोम में मिलने वाली जीन के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। एग्जाम्पल, पर्टिकुलर टिश्यू या ऑर्गन या ट्यूमर में मिलने वाले सभी ट्रांसक्रिप्टेड व हजारों जीन्स व प्रोटीन्स आपस में जुड़े हुए तार की तरह कैसे कार्य करते हैं। इससे प्राप्त जानकारी लाइफ में की केमिस्ट्री को ऑर्केस्ट्रेट बनाने में उपयोगी रही। अब सबसे लास्ट टॉपिक है बेटा हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसका नाम तो मुझे लगता ही नहीं कि जिसकी ने ना सुना हो। सीआईडी में बहुत ही चलती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, जैसे कि पिछले सेक्शन में बताया गया है कि ह्यूमन में मिलने वाले 99.9 बेस सीक्वेंसेस सेम होते हैं। यह मानते हुए कि ह्यूमन जीनोम में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, तो कितने बेस सीक्वेंस में डिफरेंस होता है? डीएनए के सीक्वेंस में यही डिफरेंस प्रत्येक इंडिविजुअल के फिनोटाइपिक अपीयरेंस को यूनिक बनाता है। यदि किन्हीं दो इंडिविजुअल के मध्य या एक पॉपुलेशन के लोगों के मध्य जेनेटिक डिफरेंस का पता लगाना हो तो हमेशा डीएनए की सीक्वेंसिंग करना कठिन तथा एक्सपेंसिव कार्य है। 3 × 10⁶ के दो सेट्स की तुलना करने की कल्पना करो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किन्हीं दो इंडिविजुअल्स के मध्य डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर करने का क्विक वे है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए के सीक्वेंस के कुछ स्पेसिफिक रीजन में डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करता है, जैसे रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं, क्योंकि यह सीक्वेंसेस में डीएनए का छोटा सा स्ट्रेच कई बार रिपीट होता है। डेंसिटी ग्रेडियंट के समय पढ़ा था ना,
ACT, अभी हमने पढ़ा था जैसे हमारा एडिनिन किससे जुड़ रहा था, थायमिन से, ठीक है। साइटोसिन किससे जुड़ रहा था, ग्वानिन से, ठीक है। उसी तरह फिर बार बार उल्टा है, ATCAG, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, पढ़ा है ना। उसी तरह क्योंकि इन सीक्वेंसेस में डीएनए का छोटा सा स्ट्रेच कई बार रिपीट होता है। डीएनए डेंसिटी ग्रेडियंट के समय इन रेपिटेटिव डीएनए को बल्क जीनोम डीएनए से डिफरेंट पीक पर अलग अलग करते हैं। बल्क डीएनए मेजर पीक बनाता है तथा अन्य छोटे पीक को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। बेस कंपोजिशन एडेनिन, थायमिन रिच, ग्वानिन, साइटोसिन रिच सेगमेंट की लेंथ तथा रेपिटेड यूनिट के नंबर के आधार पर सैटेलाइट डीएनए को बहुत सी कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट एटसेट्रा। ये सीक्वेंसेस नॉर्मली किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, परंतु यह ह्यूमन जीनोम का अधिकांश पोर्शन बनाते हैं। ये सीक्वेंसेस उच्च श्रेणी के पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता प्रदर्शित करते हैं तथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार बनाते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के प्रत्येक टिश्यू जैसे ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म आदि से प्राप्त डीएनए में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, जो कि फॉरेंसिक एप्लीकेशंस में आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत उपयोगी टूल्स है। क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिटेबल है, इसलिए विवाद की स्थिति में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्निटी टेस्टिंग का आधार है। डीएनए सीक्वेंस में पॉलीमॉर्फिज्म ह्यूमन जीनोम की मैपिंग तथा साथ ही साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस है। हमारे लिए समझना आवश्यक है कि सिंपल टर्म में डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म जेनेटिक लेवल तत्पर वेरिएशन, म्यूटेशन के कारण ही उत्पन्न होता है। अब चैप्टर 5 तथा इस चैप्टर के पिछले सेक्शन में म्यूटेशन के विभिन्न प्रकार तथा उनके प्रभाव के बारे में पढ़ चुके हैं। पॉइंट म्यूटेशन पढ़े थे, जिसमें ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ गया था, तो उससे क्या उनसे डिजीज आ गई थी, सिकल सेल एनीमिया आ गया था, ठीक है। किसी प्राणी में न्यू म्यूटेशन तथा सोमेटिक सेल या जर्म सेल, ओएस सेल जिसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म गैमीट बनाते हैं में उत्पन्न होते हैं। यदि जर्म सेल में म्यूटेशन किसी व्यक्ति की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करता, तो यह म्यूटेशन ट्रांसमिट होता है, जो पॉपुलेशन के दूसरे नंबर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा फैल जाता है। यदि ह्यूमन पॉपुलेशन में 0.01 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के एक से ज़्यादा वेरिएंट एलील किसी लोकस पर उपस्थित हैं, तो एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन को एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन को परंपरागत रूप से डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। साधारण तौर पर यदि इनहेरिटेबल म्यूटेशन किसी पॉपुलेशन में हाई फ्रिक्वेंसी से मिलता है, तो इस डीएनए को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। उपरोक्त वेरिएशन की प्रोबेबिलिटी नॉन कोडिंग सीक्वेंस से ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती है, क्योंकि इन सीक्वेंस म्यूटेशन किसी प्राणी को रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं डाल पाता। इस प्रकार के म्यूटेशन पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होते रहते हैं तथा वेरिएबिलिटी पॉलीमॉर्फिज्म का एक आधार बनाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड से लेकर बहुत लार्ज स्केल पर चेंज होता है। एवोल्यूशन तथा स्पेसिएशन में ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक का प्रारंभिक विकास एलिक जेफरे द्वारा किया गया था। इन्होंने प्रोब के रूप में एक सैटेलाइट डीएनए का यूज़ किया, जिससे बहुत हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है। इसे वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम्स रिपीट कहते हैं। शुरुआत में सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज होता है, जिसमें प्रोब के रूप में रेडियो लेवल BNTR का प्रयोग हुआ। इसके अंतर्गत डीएनए का आइसोलेशन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए का डाइजेशन, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए फ्रेगमेंटेशन का सेगमेंट सेपरेशन, सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट को सिंथेटिक मेमोरी जैसे नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन की ट्रांसफर प्लॉटिंग, लेबल्ड BNTR प्रोब का यूज का हाइब्रिडाइजेशन डीएनए फ्रेगमेंट का ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा डिटेक्शन। ये हम सब बहुत डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ, BNTR सैटेलाइट डीएनए के क्लास से बिलोंग करते हैं। BNTR सैटेलाइट डीएनए की क्लास से बिलोंग करते हैं, इसलिए इन्हें मिनी सैटेलाइट कहते हैं। इसमें
डीएनए का छोटा सीक्वेंस बहुत सी कॉपी नंबर में टेंडमली अरेंज्ड होता है। किसी प्राणी में कॉपी नंबर क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करता है। रिपीट की संख्या में बहुत हाई डिग्री की पॉलीमॉर्फिज्म मिलती है, जिसके परिणाम स्वरूप BNTR का साइज 0.1 to 20 KB तक वेरी कर सकता है। BNTR प्रोब के साथ हाइब्रिडाइजेशन के साथ ऑटो रेडियोग्राम पर डिफरेंट साइज के बहुत से बैंड मिलते हैं। ये बैंड किसी व्यक्ति के डीएनए के कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न को दिखाते हैं। ये बैंड मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर किसी पॉपुलेशन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिफरेंट होते हैं। मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ के बैंड उन्हीं में क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राम पर डिफरेंट साइज से बैंड मिलते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR का यूज इस टेक्निक की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप किसी भी एक सेल से प्राप्त डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के एनालिसिस के लिए पर्याप्त है। फॉरेंसिक साइंस में उपयोग के अतिरिक्त डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की और बहुत अधिक उपयोग है, जैसे पॉपुलेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी के निर्धारण डिटर्मिनेशन में। वर्तमान में बहुत से प्रोब का प्रयोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जनरेट करने में किया जा रहा है। यहाँ भी रिपीटेटिव डीएनए पढ़ा था, उसी के बेसिस पे ये सारी काम करते डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो बच्चों हमने ये बहुत बड़ा चैप्टर था, 2 पार्ट में समाप्त हुआ है। पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा वो पार्ट 1 देखें, उसके बाद ये वाला पार्ट देखें। आप सब लोगों को बता दें कि हमने जो हिंदी इंग्लिश यानी कि बोलचाल की भाषा में बायोलॉजी पढ़ने की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उस सीरीज़ का ये 5वां चैप्टर हमने ख़त्म कर रखा है। तो इस पे आप 4 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा दिए हैं। तो 5 चैप्टर इसे इंक्लूड करके 5 चैप्टर हो गए, तो वो कंप्लीट हो गए हैं। तो जिन लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं वो अच्छे से देखें। MT फिंगर टिप्स की भी एक सीरीज़ चल रही है, वो भी अच्छे से देखें। और अपनी नीट की तैयारी या बोर्ड की एग्ज़ाम जो भी टारगेट बना के बैठे हैं तो उसे बहुत अच्छे से दें। और इम्पॉर्टेंट एक बात और है आपके लिए कि आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।